अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कर रहे हैं टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, और इसमें हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करें। और उसके बाद आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी उसको नीचे राइट डाउन कीजिएगा। सजेशंस लाजमी दें ताकि जो वीडियोस हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो होती रहे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम सब जानते हैं कि ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं, बेसिकली चार्ज पॉलीमर को हम सेपरेशन और प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक यूज होती है उसको हम इसमें यूज कर रहे होंगे वो हमारे पास होगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो हम यूज करेंगे जेल वो बेसिकली टू काइंड्स होगी, क्योंकि एगारोज और एक होगी पॉलीएक्रिलामाइड। नॉर्मली हम एगारोज यूज कर रहे होते हैं। एगारोज आप सब जानते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड आप सब जानते हैं कि क्या है, बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है। आपने जैसे जैसे मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करती जाऊंगी वैसे वैसे आपने इन चीजों को अपने माइंड में जो है वो सेट करते जाना है। अगर जो चीजें मेरे लेक्चर में मैं डिफाइन करती हूँ वो भी आप पेपर में राइट डाउन कर देते हैं तो ये मोर देन इनफ हो जाता है। इसलिए आपने इसको बहुत गौर से जो है वो सुनना है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह की जेल्स हैं। नॉर्मली हम एगरोज जेल यूज करते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपसे कहा चार्ज पॉलीमर को सेपरेट आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम इसमें जो आज सारा डिस्कस करेंगे हम नॉर्मली हम उसको डीएनए से आपके लिए कोरिलेट करेंगे, और डीएनए को ही हम लेके सारे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर चलेंगे उसको डिस्कस करेंगे। अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए के हम फ्रेगमेंट्स कैसे बनाएंगे ताकि हमें जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो सके। ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद इस टेक्निक की तरफ जाएंगे, और टेक्निक के बाद इसके यूजेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीएनए को देख लेते हैं। हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिस होती हैं जो कि आपस में क्या है, बॉन्डेड होती हैं, जो कि एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज कर रही होती हैं डीएनए के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि 5 कार्बन शुगर है हमारे पास, जिसको आप राइबोज कह रहे होते हो, फॉस्फेट ग्रुप है, और ये नाइट्रोजेनियस बेसिस है जिसमें हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन आता है। ऑलरेडी आप लोग मैट्रिक में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेस एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन एंड थायामीन है, और हमारे पास आरएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब होता क्या है कि डीएनए के ऊपर सबसे पहले मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, तो हम कहते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी वजह से हमारे डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो बेयर कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज डीएनए के ऊपर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आ गया। नाइट्रोजेनियस बेसिस ने अपने बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये इस बॉन्ड की वजह से इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और क्या है, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मैं पोस्ट कर रही होती है। अभी ये मैंने 3-4 यहाँ बातें कर दी हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से या नाइट्रोजेनियस बेसिस ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की हैं ये जब हम डिटेल से फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर्स में तो आपको ये चीजें मोर क्लियर जो है वो होती जाएंगी। अब मैंने दूसरी बात क्या की कि हमने अब डीएनए का हमारे पास एक लंबा फ्रेगमेंट है, उसके अंदर मिलियन बिलियंस ऑफ बेसेस हो सकती हैं। अब हमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकें और हम क्या कर सकें, अपने जो भी हमारे डिजायर प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सकें। तो उसके लिए हम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बेसिकली हम सीजर एंजाइम भी कह रहे हैं, सीजर भी कह रहे होते हैं। इसका क्या काम है कि इसने डीएनए को डिफरेंट रीजन से क्या करना होता है, कट करना होता है। एक स्पेसिफिक साइट है, एक स्पेसिफिक रीजन है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट और रीजन को क्या करेगा, कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो प्लेस करेंगे ताकि डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है वो बन सके। वो 500 बेस पेयर के भी हो सकते हैं, मोर देन 500 बेस पेयर भी हो सकते हैं, 1000 2000 डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है जो किस सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर के ऊपर जाके क्या कर रहा है, हमारे डीएनए को कट कर रहा है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए हैं डीएनए के। अब हमने इन फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, स्टडी करना है। अब हम सबसे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं कि किस तरह से इसका हमारे पास क्या है सेटअप है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक क्या है, ग्लास स्लैब है जो कि क्या होती है, सैंडविच होते हैं, यानी कि 2 ग्लास स्लैब्स हैं, और इन 2 ग्लास स्लैब्स के दरमियान में हमने अपना ये जो जेल है ये प्लेस करना होता है। जेल को प्लेस करते हुए कुछ चीजों का हमने ख्याल रखना है।
जैसे ही हम जेल प्लेस करेंगे इन स्लैब्स के अंदर, तो जो हमारे पास जेल है वो कोई भी बबल फॉर्म ना करे, कोई भी एयर पार्टिकल जो है इसके अंदर वो ना हो जाए, स्कैटर्ड ना हो जाए, या आप कह लें कि ना जिसकी वजह से बबल फॉर्मेशन हो। ना ही हमने क्या करना है कि छोटे छोटे पैचेस इसके अंदर नहीं बन चाहिए, बहुत स्मूथ हमारी जेल जो है ना वो स्प्रेड होनी चाहिए। और ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। हमारी जैसे ही जेल जो है इसके अंदर स्प्रेड होगी, हमने उसके बाद क्या करना है, वेल्स बना लेने हैं। वेल बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग करनी है। जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या किए हैं, आइसोलेट किए हैं, यहाँ हम क्या कर देंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 3 लोगों के हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। 3 लोग हैं जिनके हमने डीएनए सैंपल्स लिए, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, लोड कर दिया इन वेल्स को। और उसके बाद यहाँ हमारे पास क्या है, ये 2 ग्लास आप कह लेंगे चैम्बर्स हैं, जिनके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन डाला हुआ है, जिसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जिसने इसकी पीएच को क्या करना है, मेंटेन करना है, न्यूट्रल रखना है पीएच को, ना ज्यादा एसिडिक होने देना, ना ही ज्यादा बेसिक होने देना। जैसे ही एसिडिक होने लगेगा तो उसको फिर से नॉर्मल उस पर रहेगी, जैसे बेसिक होने लगा तो उसको नॉर्मल रेंज में जो है वो ले आएगी। अब एक जो है एंड उसका हम उसको कैथोड कहेंगे, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। एक एंड को हम क्या कहेंगे, एनोड, जो कि क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और उसको हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे पावर सप्लाई से, जिसकी हेल्प से इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा फ्रेगमेंट जो है डीएनए अकॉर्डिंगली क्या करे, उसमें मूव करे, और हमें डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फ्रेगमेंट स्प्रेड होके हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाए। अच्छा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारे फ्रेगमेंट्स कैथोड से टुवर्ड्स एनोड जाएंगे, इसको हम कैटाफ्रोसिस कहेंगे, और जब एनोड टू टुवर्ड्स कैथोड जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, एनाफ्रेसिस कहेंगे। और ऑब्वियस बात है कि जब हमने लोडिंग नेगेटिव एंड पे की है, तो वो हमारा जो भी सैंपल है वो टुवर्ड्स एनोड जाएगा, इसका मतलब कैटाफ्रोसिस हो रही है। और अगर हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर को लोड करेंगे, तो वो हमने एनोड की साइड पे किया, तो वो डेफिनेटली सी बात है कि वो टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, कैथोड जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या, जैसे ही हमने इस पावर सप्लाई को ऑन किया, तो हमारे पास ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जिसका साइज लार्जर होगा वो स्लो मूव करेगा, और वो नियरर टू द क्या होगा, कैथोड। और जिसका साइज स्मॉलर होगा वो टूवर्ड्स एनोड करेगा, फास्टर मूव करेगा, और वो नियरर टू द क्या होगा, एनोड होगा। इसी तरह से फिर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास ये फ्रेगमेंट जो है वो सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक आप कह लें कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे ही ये सारे फ्रेगमेंट जो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद हम अपने सैंपल जो है ना इसमें से ले लेंगे। फिर फर्दर इसको प्रोसीड ऑन किया जाता है पीसीआर में। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर में। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, हमने अपना डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट आउट करना है। पीसीआर क्या है कि अगर उस एक सैंपल से हमें रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो हमने पीसीआर को यूज करते हुए, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे हैं, एम्पलीफाई करना है इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक से ज्यादा, यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसको इतना इनहांस कर देना ताकि हमारे लिए स्टडी करना क्या हो जाए, इजी हो जाए, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इजीली क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। नॉर्मली ये टेक्निक्स यूज होती हैं जब भी कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, या फिर रेप या इस तरह का कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है उसके लिए, या फिर आप कह लें कि चाइल्डहुड बताने के लिए, यानी कि आप ये पेरेंटहुड बताने के लिए कि ये जो मतलब चाइल्ड है उसका पेरेंट कौन है, तो उसके लिए हम ये डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें मैंने यूजेस यहाँ पे लिखे हैं, देखें, हम फ्रेगमेंट्स डीएनए को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, पीसीआर यूज होता है इसको एम्पलीफाई करने के लिए, और हम इसको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं। टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी में जो लास्ट टेक्निक हमारे पास रह जाती है वो रह जाती है माइक्रोमेट्री। वेरी सिंपल, माइक्रो मीन स्मॉल, मिलिट्री मीन मेजरमेंट्स। आपने इसको माइक्रोस्कोपी के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। माइक्रोस्कोपी इज समथिंग एल्स एंड माइक्रोमेट्री इज समथिंग एल्स। डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रोस्कोपी क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमने क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को रेजोल्यूट या मैग्नीफाई करना है, तो वो माइक्रोस्कोपी है। नॉर्मली जो मैग्निफिकेशन हो रही होती है विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोपी कह रहे होते हैं। और जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैयर कर रहे होते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल को जब हम मैयर कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ, विड्थ, डायमीटर, तो हम क्या टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, माइक्रोमेट्री
माइक्रोमीटरी। उसमें दो तरह के माइक्रोमीटर यूज होते हैं, ऑक्यूलर और स्केलर। ऑक्यूलर हम आईपीस पे यूज करेंगे, स्केलर जो है वो हम स्टेज के ऊपर यूज करेंगे। हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है हम स्टेज पे प्लेस करेंगे, उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट स्केल प्लेस करेंगे जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक रीडिंग्स होंगी। ये रीडिंग 0.1 mm से 0.01 mm तक 0.001 mm डिफरेंट इसकी आप कह लें कि हमारे पास रीडिंग्स होती हैं। और हमारे पास जो स्केलर होता है उसकी जो 1 mm है उसके अंदर 100 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर लेंस जो है वो आ रही होती है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की जो है वो आ रही होती है। हमने फिर इनको आप कह लें कि कोऑर्डिनेट करना है, कोरिलेट करना है। कोरिलेट करने के बाद हमारे पास ये मैंने यहाँ ऑक्यूलर और स्केलर बनाया है, कोरिलेट करने के बाद हमने उसका साइज, उसकी लेंथ और विड्थ को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, आपकी बुक में एक टर्म यूज हुई है ग्रेटिक्यूल। आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ग्रेटिक्यूल या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ग्रेटिक्यूल बेसिकली क्या है, हम कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर दूं हमारी अर्थ की सरफेस के साथ, तो आपने देखा हुआ होगा कि अक्सर हमारी सरफेस जो अर्थ होती है उस पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर ये हमारी अर्थ है, इस पे इस तरह से कुछ लॉन्गिट्यूडनल और आप कह लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से वर्टिकल जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटिक्यूल कह रहे होते हैं। लेकिन अभी माइक्रोमीटर के अंदर ऑक्यूलर स्केलर का क्या है कि इसमें भी यही चीज़ है कि ये जब दो डिफरेंट जो हैं इस तरीके से मौजूद होंगे तो ये इसका बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस सेक्शन को इस सेक्शन पे हम क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास मेरिडियन और जो हमारे पास हमारा पैरेलल लाइंस हैं ये जो पैटर्न बना रहे होते हैं उस पैटर्न की वजह से हम इसको क्या कह रहे होते हैं, ग्रेटिक्यूल कह रहे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो आपने बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस करना है और आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है लेक्चर में वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी। और अगर आप सिर्फ लेक्चर को भी देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं और आपके लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को क्या होगा, आसान होगा। थैंक यू।